प्रोग्राम जुर्मो सज़ा के लिए कैमरामैन अली ज़ैनुल आबिदीन के साथ मैं हूं नारोवाल से तनवीर हुसैन। आज हम बात करेंगे नारोवाल के नवाही इलाके मौज़ा जलीलपुर में हुई एक ऐसी वारदात के बारे में जिसमें चोर मेहनतकश अकरम के घर से भारी नकदी और जेवरात ले उड़े। इसी मद में पुलिस थाना टप्याला ने मुकदमा दर्ज किया और चोर की तलाश शुरू कर दी। चंद ही दिन बाद पुलिस थाना टप्याला की मेहनत रंग लाई और चोर माल मसरूका समेत गिरफ्तार हो गया। इसी सिलसिले में हम चलेंगे थाना टप्याला में, जहां पे SHO वाजिद महेश साहब से बात करेंगे कि उन्होंने इस चोर को कैसे गिरफ्तार किया और माल मसरूका में क्या क्या बरामद किया गया। और साथ ही बात करेंगे मुद्दई मुकदमा मोहम्मद अकरम से कि वो अपना खोया हुआ माल वापस मिलने पर क्या महसूस करते हैं और क्या कहते हैं। सर 25 साल हुए हैं तकरीबन मुझे सूबेदारी रिटायर हुए, तो ये मैं पूंजी थोड़ी बहुत ये बच्चों के लिए जमा की हुई थी और घर में थी। तो मैंने एक दिन सुबह तहज्जुद की नमाज के लिए मैं 4:15 बजे गया, तो आकर देखता हूँ कि 6:30 बजे के करीब मैं घर आ गया। तो देखता हूँ कि घर का मेरा ऊपर कमरा है मेरे छत के ऊपर, तो उधर मैं सोता हूँ तो देखा कि दरवाज़ा ताला लॉक जो है वो तोड़ लिया किसी ने। तो बाद में मैंने काफ़ी सर्च वगैरह की, बच्चों से पूछा, कहने लगे अबू हमें तो मतलब घर में कोई नीचे, हम ऊपर थे, आप गए हैं तो हमें पता भी नहीं किस वक्त गए हैं। तो ये वारदात फिर सर्च किया आगे पीछे तो कोई पता नहीं चलता था। फिर बड़ी मुश्किल से फिर रिपोर्ट दायर की, तो SHO साहब ने तफ्तीश की, आगे पे काफ़ी दर्द करके ये मतलब है चोरी पकड़ ली। अच्छा, आपको सारी चीज़ें मिल गई हैं? हाँ, मुझे जितना तकरीबन 5 तोले सोना था, तो 7 लाख नकदी थी, वो इन्होंने बरामद करा के मुझे हैंड ओवर कर दी। तो इतनी जल्दी आपको सारी चीज़ें वापस मिल गई, नुकसान आपका पूरा हो गया, तो आप यानी कि आप तो ज़ाहिर खुश हैं। तो मुझे आपके चेहरे से भी नज़र आ रहा है। तो आप क्या कहेंगे, पुलिस ने आपके साथ कैसा तावन किया? बहुत अच्छा तावन किया सर, ख़ासकर इंचार्ज साहब जो है SHO साहब हैं, इन्होंने बड़ा अच्छा तावन किया, अदब से मुझे डीलिंग किया भी, और ये रिकवरी भी पूरी मेरे हैंड ओवर कर दी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ थाना टप्याला में। हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद महेश साहब जो SHO हैं थाना टप्याला के। इनसे पूछते हैं कि ये इतनी जल्दी इन्होंने वारदात किस तरह ट्रेस की और मुलज़म तक कैसे पहुँचे। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मुझे बताएंगे ये तफसील के साथ कि ये किस तरह आपने ट्रेस की वारदात और इतनी जल्दी मुलज़म किस तरह आपने गिरफ्तार कर लिया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी 4 दिसंबर 2025 का इंसिडेंट है। हमें ज़रिया पुकार 15 इतला मसूल हुई कि मौज़ा जलीलपुर, हमारा इलाका थाना में एक मौज़ा जलीलपुर, वहाँ ये वाक़या जो पेश है। 15 कॉल मसूल होने पर मैं अपनी टीम के हमरा रिस्पॉन्ड करता हूँ और इंसिडेंट अकरेंस जो है वहाँ पे पहुँचते हैं। तो मालूम हुआ कि ये एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिशियल हैं जो कि तहज्जुद की नमाज़ अदा करने के लिए घर से रवाना हुए और फजर की नमाज़ अदा करके वापस आए। तो इन्होंने देखा कि जो इनका बेडरूम है, ये अकेले ही रह रहे थे, वो एक सेपरेट रूम था छत पर, तो उसका दरवाज़ा जो है उसका लॉक तोड़ के कोई अंदर घुसा है और अलमारी में से जेवर जो है 5 तोला और नकदी 7 लाख रुपया वो ले के तो वो चला गया। तो मौका पर पहुंचने के बाद हमने ऑफिशियल्स को, अपने सीनियर्स को भी इसके मतलब इतला दी। DSP साहब ज़फ़र मौका पर तशरीफ़ लाए, उन्होंने मुख्तलिफ़ आस्पेक्ट से हमारी रहनुमाई की। क्राइम सीन यूनिट नारोवाल को एविडेंस कलेक्शन के लिए बुलाया गया। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी गुजरांवाला वो भी मौके पर तलब की गई फॉर एविडेंस कलेक्शन और एविडेंस प्रिजर्व करने के लिए। उसके बाद हमने डिफरेंट एंगल से जो है इसकी इंटेरोगेशन शुरू कर दी। इंदराज मुकदमा किया गया और IT की हेल्प से, और मुखबर जो है, क्योंकि जो मकामी लोग होते हैं वो जानते होते हैं अच्छे बुरे बंदे के मतलब, तो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बड़ा ज़्यादा हेल्पफुल रहा इस इंसिडेंट को, इस वकूबे को वर्कआउट करने के लिए। फेमस क्रिमिनोलॉजिस्ट हैं एडमंड लोकार्ट, उनका कोटेशन है कि एवरी कॉन्टेक्ट लीव्स अ ट्रेस। जब हम जाए वकूआ को विज़िट करते हैं, DPO साहब नारोवाल की भी क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं कि तमाम संगीन नोयत के वकूआ जात वो SHO और SDPO जो है वो खुद विज़िट करेंगे
और वहाँ तमाम जो एविडेंस कलेक्शन है, उसके बाद एविडेंस को प्रिजर्व करना, उसके बाद जो तफ्तीश मुकदमा है उसकी निगरानी भी वो खुद करेंगे। तो जब हम मौका पे गए तो हमें वहाँ से कुछ ऐसे एविडेंस मिले जो 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 बुनियाद बने इसको वर्कआउट करने में। तो उसके बाद जो हमारे अक्यूज़ थे वो हमने नैरो डाउन किए कि कौन कौन से लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं या ये वकूफ़ा कर सकते हैं। उनकी हमने CDRs अप्लाई की, हमारी IT टीम जो है उसने बड़ी हेल्प की। तो दिन काफ़ी ज़्यादा CDR एनालिसिस करने के बाद उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स की मदद से मकामी जो है हमारे मुखबर होते हैं हर इलाका थाना में, जो अमदादी पुलिस लोग हैं, उनकी हेल्प से हमने जो है ये कोशिश की है कि कम से कम वक्त में इस वकूआ को ट्रेस आउट करते हुए जो रिकवरी है वो की जाए। उसके बाद हमने टीम तश्कील दी, जो हमारा प्राइम अक्यूज़ था उसको हमने गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के लिए भी बहुत ज़्यादा जतन करने पड़े। अक्यूज़ बड़ा कनिंग था, वो पुख्ताकार था, पकड़ना आसान नहीं था। तो तकरीबन 2 दिन के एफ़र्ट के बाद अक्यूज़ को गिरफ़्तार किया और 100% रिकवरी अल्हम्दुलिल्लाह माल मसरूक़ा तमाम जितना गया था वो तमाम रिकवर करके जो कंप्लेनेंट है उसके हवाले कर दिया गया। प्रोग्राम जुर्म सज़ा के लिए थरपारकर से मैं हूं अब्दुल गनी बजीर। सर्दियों का मौसम शुरू होते ही थरपारकर के सरहदी इलाके नगर पारकर जो कि सेंचुरी जोन एरिया है, जहां पर नायाब नस्ल के हिरनों समेत मुख्तलिफ जो जंगली हयात पाई जाती है उसका शिकार ममनू है। मगर इस मौसम के दौरान मुख्तलिफ जो है वो ख़बरें गर्दिश करती रहती हैं कि इन इलाक़ों के अंदर जो नायाब नस्ल के हिरन हैं उनको शिकार का निशाना बनाया जाता है और यूँ जो शिकारी हैं वो बआसानी मुख्तलिफ जो सहराई रास्ते हैं, सड़कें हैं, उनसे फ़रार होने में कामयाब हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये जो सरहदी पट्टी है यहाँ पर जो नायाब जंगली हयात है ये ख़ासी गैर महफूज बन गई है। इस तरह का ही वाक़या 6 रोज़ कबल नगर पारकर तहसील के गांव है मामचेरो उसके जंगल में पेश आया, जहां पर गांव मकीनों के मुताबिक दिन दहाड़े जो शिकारी हैं उन्होंने 2 नायाब नस्ल के हिरनों को गोलियां मारकर ज़ख्मी किया और उसके बाद उनको जो है वो ज़बह करके साथ ले गए। ये मंज़र वहाँ के जो किसान हैं उन्होंने जहाँ खेत के करीब मंज़र आया उन्होंने न सिर्फ उसको नोट किया बल्कि उनकी गाड़ियों के जो नंबर हैं वो भी नोट किए और महकमा जंगली हयात के जो अमलदारान हैं उन तक पहुँचाए, बल्कि उनकी जो कुछ गाड़ियों की तस्वीर हैं जो उन गाँव वालों के पास मुनासिब से मोबाइल थे उनसे उन्होंने जो है वो कैप्चर की और ये सारी डेटा महकमा जंगली हयात तक पहुँची। तो उनका जो अमला है, अमलदारान है, वो उस इलाके के अंदर पहुँचे और उसके बाद जो है वो मुकदमा भी दर्ज किया गया। लेकिन यहाँ की जो सिविल सोसाइटी है इलाके मकीनों ने उस पर ख़ासी तशवीश का इज़हार किया है कि इस मुकदमे के अंदर यहाँ के इलाके मकीनों का कहना है कि जो शिकारी और जो मुलज़मान हैं वो बाहर से आए थे, उनको तो नामज़द किया गया है, लेकिन जो सहूलतकार हैं उनको इसके अंदर शामिल नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर मकामी सतह पर जो कुछ लोग हैं वो बाहर से आने वाले जो मुलज़मान हैं, शिकारी हैं, जो आदी शिकारी हैं, जो सर्दियों के सीज़न में हर साल नायाब नस्ल के जो जंगली हयात है जिसके अंदर ख़ास तौर पर चनकारा नस्ल के नायाब हिरन हैं उनको निशाना बनाते हैं। तो इसी हवाले से आज हम के प्रोग्राम में बात करेंगे गांव मकीनों से और इलाके मकीनों के जो मौक़िफ़ हैं वो भी जानने की कोशिश करेंगे इस वाक़े के मुतल्लिक, और उसी के साथ ही हम बात करेंगे महकमा वाइल्ड लाइफ के हुक्काम से कि जो ये मुकदमा दर्ज किया गया है इसके अंदर कौन सी दफ़ात शामिल की गई हैं और मुलज़मान को क्या सज़ा मिल सकती है और जो मकामी सहूलतकार हैं उनको इस FIR के अंदर क्यों नामज़द नहीं किया गया है। तो आइए चलते हैं। मसला ये है, तो 6 तारीख को 5 बजे ये रोड लिंक रोड बना हुआ है, दानो दांदल से जाता है घोटी। उस रोड पे शाम को 5 बजे एक कार थी, उसमें 4-5 आदमी सवार थे। उसने रोड पे गाड़ी को खड़ी करके, उधर ही बहुत हरन है, मामचोरे के साइड में बहुत हरन है। हमारा ठाकुर का जो ही गांव है, तेजमाली बेरी है, मामचेरो है, साकरवेरो है, पाटिया है, जितने गांव हैं हम प्रोटेक्शन करते हैं। हरणों की बहुत प्रोटेक्शन महसूम है, हम ऐसे उसको पालते हैं, उसकी जान बचाने के लिए ये करता हूँ, हमारी जान भी कुर्बान हो जाए। हमारे बच्चों की नहीं करता हूँ, हम इतनी उसी के लिए करता हूँ जो वो मासूम बच जाए। अच्छा, उस दिन जो आए उसने 2 शिकार किए, उधर 2 हरन उसको खड़ी करके
2 हरन उधर। उसने पता था तो भाई कौन इधर रहते हैं, वो भी सारे पते थे, मगर उसने शिकार किया। एक गाड़ी पीछे आ रही थी, चलती है लाइन पे, उस गाड़ी को भी रोक दिया उसने, बंदूक के नोक पे गाड़ी को रोक दिया। उसमें मुसाफिर थे, 30-40 मुसाफिर थे, उसको रोक दिया। फिर उसने ज़बह किया, एक जगह ज़बह करके अंदर डाला और दूसरा ज़बह किया। एक छोटा सा बच्चा था 15 साल का, वो बैठ के ज़मीन पे और नंबर लिखने लगे, गाड़ी का नंबर। खड़ा होके उसने थोड़ा सा वीडियो उसका टाइप किया, तो उसने बंदूक की नोक दिखाई, वो बैठ गया। बैठ के उसके ज़मीन पे उसने लिखा, जो नंबर गाड़ियों का ज़मीन पे लिखा। पीछे गाड़ी में बैठा था एक सवार, उसने भी वीडियो उसका ले लिया। तो वहाँ से शिकार करके खड़ा हो गया, निकल गया आगे कोई यहाँ से आगे निकल गया कच्चे में। 5 लगे 10 मिनट पे मैंने फ़ोन किया गेम वार्डन को, अपने सुमरो साहब को। सुमरो साहब ने बोला हमारी टीम अभी निकलती है, हम नाकाबंदी करते हैं। तो नाकाबंदी की वजह से उसको टाइम हो गया 24 कलाक। 24 कलाक के बाद ये अपना मेमन साहब आए, तो भाई हम इंक्वायरी के लिए, भाई तू इंक्वायरी कैसे करेगा? वो तो दिन को पीछे भी कल वो गाड़ी गई थी, वो भी आज निकल गई वापसी, दोनों साथ ही साथ। आप इंक्वायरी कैसे करेंगे? आप तो इंक्वायरी करते नहीं, आप तो हमको लड़ाते हैं। हम तो प्रोटेक्शन करते हैं, आप तो प्रोटेक्शन करते ही नहीं है। हम जैसे ही प्रोटेक्शन करते हैं आपको बताते हैं, आप करते नहीं। हम तो मरने के लिए तैयार होते हैं, आपने कुछ नहीं किया। फिर बोला ठीक है, अब मैं फुल इंक्वायरी करूँगा। वापस निकल गए, जाके इंक्वायरी करके उस गाड़ियों का नंबर मिल गया, उसको सारा पता चल गया। रात को 7 तारीख रात को उसने फ़ोन किया तो भाई अभी सारा ही निकल गया है रिज़ल्ट, हम इस FR करते हैं। फिर नाम उसने एक बताया और FR वो नाम छोड़ के खाली की, दो 1-2 जो नामालूम। आज तक कोई भी उसका रिजल्ट नहीं निकली है, नहीं उसने कहा चीज़ की है। यही हमारा कहना है। तो प्रोटेक्शन के लिए इसको तरीक़ेकार चाहिए। पहले अच्छा, पुलिस को पावर होना चाहिए। पुलिस जो सिंध पुलिस है हमारी, वो पुलिस को पावर होना चाहिए। 62 लोग तो होंगे न, 62 लोग तो है, तब तो वो बताते नहीं है न, वो FR नहीं करते। अभी लूली लंगड़ी FR कर दी है, 62 तो है न, 62 वो खोलते ही नहीं है। तो असल पहले बात तो गाड़ियाँ तो 2 है, उसका नंबर मिल गया, उसमें तो आदमी होगा न। गाड़ी किसके नाम होगी, गाड़ी किसके साथ होगी, ओनर कौन है, आखिरी ओनर कौन है, वो सारा उसको पता है। अच्छा, उसको मैंने ये बताया, मैंने बोला आप इसकी इंक्वायरी करोगे, ठीक है, नहीं करोगे हम कोर्ट में जाएंगे। आज भी मैं बताता हूँ कोर्ट में बिल्कुल हम जाऊँगा, ये इंक्वायरी सही नहीं हो, शफाफ नहीं हो, तो हम कोर्ट में जाएंगे। सर तजावीज़ हमारी ये शिकार, पहले तो गेम वालों का फ़र्ज़ है वो जितने गाँव में है उस गाँव वालों से मीटिंग करे, उससे वॉलंटियर ले, और उसकी गाड़ी रेंज में होनी चाहिए, उसकी पोस्ट डानो दांदल में होनी चाहिए। कैचमेंट एरिया डानो दांदल है, डानो दांदल में होनी चाहिए, जो हमारी रेंज में हो। हम फ़ोन करते करें या क्या चीज़ करें तो वो मिले। ये नंगर पार्कर में कोई उसका बंदा है, वो भाग जाता है बाराड़ी, उसको साथ गाड़ी वो लेके जाता है, मिट्टी वाले होते हैं, मिट्टी में मिट्टी वाला फ़ोन नहीं उठाता है। 27 कलाक 28 कलाक के बाद वो जो फ़ोन उठाते हैं, काम नहीं होता है। मेरा नाम हाजी मोहम्मद है, बेसिकली फ़ोटोग्राफ़र हूँ मैं। फ़ोटो वाइल्ड लाइफ के हिसाब से मेरा जो कंट्रीब्यूशन अच्छा खासा है, क्योंकि मेरे पास तस्वीरें भी वाइल्ड लाइफ, थर की वाइल्ड लाइफ की हैंगी, उसकी वजह। बाकी ये बात है, मामचोरों में जो हिरन का शिकार हुआ और हुकूमत ने जो FIR कटी है वो हमें मंजूर नहीं। इसलिए चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी कुछ हो, लेकिन हिरनों के उस खून से बड़ा कोई नहीं है। चाहे लोग कहते हैं अफसर है, मैं कहता हूँ मेरा बेटा भी अगर शिकार करे तो आप उसको बख्श न करें। हम चाहते हैं इस शिकारगाह को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ गवर्नमेंट के हिसाब से देना चाहिए, क्योंकि सारा दिन गाड़ियाँ जो इन रन कच्छ के इलाकों में दौड़ती हैं, ना परिंदा छोड़ते हैं ना हिरन छोड़ते हैं। मैं रन कच्छ का साइड ढूंढता हूँ, थर में जाता हूँ, कोई तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जहाँ जैसे आए शिकार किया, मारा, खाया पिया, कुछ भी नहीं है। कोई बंदा नहीं मिलता, किसी को कंप्लेंट करें क्या करें। वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास वैकेंसीज खाली है, थर के अच्छे खासे लोग हैं, उनको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, जो उस इलाके के पूरा तहफ़्फ़ुज़ भी करें, पूरा वाकुफ़कार भी हैं।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ महकमा जंगली हयात डिस्ट्रिक्ट थरपारकर के ऑफिस में और मेरे साथ मौजूद हैं असिस्टेंट कंजर्वेटर वाइल्ड लाइफ इशफाक मेमन साहब। उनसे जानेंगे कि जो 3 हरणों के शिकार का जो मामला है जिसका मुकदमा दर्ज किया गया है वो किन अफराद पे दर्ज किया गया है और ये केस और वाक़या क्या था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये 3 हरणों के शिकार का वाक़या पेश आया, मुकदमा दर्ज किया गया, इसके मुतालिक ज़रा बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया और किन किन अफराद को नामजद किया गया है। देखें, सबसे पहले मुझे फ़ोन के ज़रिए इतला दी गई कि विलेज मामचेरो में 3 हरणों का शिकार हो गया है। तो उसी सिलसिले में मैं थरपारकर मिट्टी पहुंचा और फिर यहाँ से बमाए स्टाफ उस विलेज में पहुंचा। जब वहाँ पहुंचा तो वहाँ पे जो विलेजर्स मौजूद थे जिन्होंने मुझे फ़ोन के ज़रिए इतला दी थी कि सर यहाँ शिकार हुआ है, तो जब हमने सरज़मीन को पूरी जांच पड़ताल की तो पता चला कि वहाँ 3 हिरन तो नहीं लेकिन 2 हिरन का शिकार ज़रूर हुआ है, क्योंकि दोनों जगहों पे उनका ब्लड मौजूद था और जिन गाड़ियों ने शिकार किया था उनके टायरों के निशान थे। फिर उस सारी सरज़मीन को जब हमने जांचा देखा तो उसके बाद हमें वहाँ पे जो हिरन के पाँव यानी कि वो चलने के निशान थे कि हिरन यहाँ पे मौजूद थे। उसके बाद गाँव वालों ने हमें वो गाड़ियाँ, उनके नंबर हमें दिए कि सर ये गाड़ी के नंबर हैं, और उसके बाद उन्होंने कहा कि सर कुछ यहाँ मकामी लोग भी इसमें शामिल हैं जिनमें बहुत सारे नाम उन्होंने लिए। तो उसके बाद हम वहाँ से वो पूरी इन्वेस्टिगेशन जो है वो करके जब वापस मिट्टी आए तो सबसे पहले हमने एक्साइज से उन गाड़ियों की वेरिफिकेशन करवाई जिसमें उनके मालिकान के नाम निकल आए। तो एक जो गाड़ी थी 3918 ब्लैक कलर की थी, उसमें सैयद यासिर हसन रिजवी हैं, उनके नाम पे गाड़ी है, और उनके साथ कौन था वो तो अभी आगे जब इंक्वायरी चलेगी तो पता चलेगा। और दूसरी यहाँ के जो लोकल लोग थे जैसे कि मुख्तियार कार साहब थे, उनकी गाड़ी का नाम आ रहा था, लेकिन अब हम किसी के ऊपर ये गाड़ी के बिहाफ पे बोल दें कि उन्होंने किया है तो ये वक्त से पहले कहने वाली बात होगी। वेरिफिकेशन हमने करवाई है, गाड़ी मोहम्मद नौमान के नाम पे है, तो हमने उन दोनों जिनकी गाड़ियां हैं उन दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज किया है और फर्दर जो है वो इंक्वायरी को आगे प्रोसीड किया है ताकि पता चले। दोनों बंदे हैं, ये बैरून थरपारकर हैं जी, बैरून। तो क्या कोई मकामी सहूलतकार की कोई सामने आया है कि किसने सहूलतकारी की है या कोई इसमें इन्वॉल्व था? देखें, गांव वालों के कहने के मुताबिक वो आपस में रहते हैं तो हर एक बंदे का अपना अपना असल रसूख है। कोई किसी का नाम तो क्लियर नहीं ले रहा है लेकिन कोई किसी की ज़ात बता रहा है। जैसे कोई कह रहे हैं कि कोई कोली है, कोई कह रहे हैं कि सर यहाँ के मकामी खोसो जो लोग हैं वो हैं। अब वो नाम नहीं ले रहे। अब ये काम हमारा है कि हम इंक्वायरी करके वो नाम जो है वो बाहर निकालें कि आया यहाँ का जो मेन सहूलतकार है वो कौन है। ठीक है, अब उन दोनों को जब FIR पर जब वो नॉमिनेट हो गए हैं, जब वो FIR प्रोसीड होगी। अच्छा, ये कंफर्म है कि मकामी लोग मुलविस हैं इसमें? देखें, ये मेरे ख्याल से आप यहाँ मकामी हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये सवाल आपको मुझसे करना चाहिए। बग़ैर मकामी सहूलतकार के ये इम्पॉसिबल है कि थरपारकर में कोई बाहर का बंदा आके और शिकार करके चला जाए, तो डेफिनेटली यहाँ के लोग मुलविस हैं। अच्छा, जो मकामी लोग मुलविस जिस तरह आपने बताया कि हो सकते हैं, तो नगर पारकर एक सरहदी इलाका है, तो वहाँ पे आपके कोई हैं अमलदार तैनात हों या कोई ऑफिस हो, कोई नेटवर्क हो? जी देखें, वीरावा में हमारी चेक पोस्ट है। जैसे अब मैं काफ़ी सालों बाद आया हूँ तो अब उसको हम फंक्शनल करेंगे। उसके बाद वहाँ पे हमारे जो दूसरे सिपाही हैं वो मौजूद हैं जो इन कांटेक्ट हैं। जिस तरह आपने भी बताया और कि मकामी लोगों के बगैर मुमकिन नहीं है, तो यहाँ पे मकामी लोग जहाँ गरीब हैं वहाँ असर रसूख वाले भी बनते हैं। तो ये भी बाज़ दफ़ा चीज़ें सामने आती हैं, इससे पहले भी जो वाक़यात हुए कि मकामी लोग बासर होते हैं, उसकी वजह से उन पे मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता। तो आप किस तरह से इक़दाम उठाएंगे कि उन पर भी कोई कार्रवाई हो? देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बताना चाहूँ। इससे पहले जो हमारा वाइल्ड लाइफ का एक्ट था उसे भी आप पढ़ चुके हैं। उसमें कोई ऐसे खासे कोई सेक्शंस थे नहीं जिसके ऊपर जो है ना इतने बड़े इक़दाम उठाए जाएँ। लेकिन अभी ये जो हमारा एक्ट 2020 आया है वाइल्ड लाइफ का प्रोटेक्शन का, तो उसमें वाज़ेह है, चाहे कोई इन्फ्लुएंशियल हो, चाहे कोई सियासी असल रसूख रखने वाला हो, अगर उसके ऊपर FIR हो गई तो वो आसानी से नहीं निकलेगा। बाकी 3 नामालूम बंदे हैं, उनमें कोई भी हो, मकामी हो, कोई भी असर हो, बिला तफरीक कार्रवाई की जाएगी? देखें, बिल्कुल क्यों नहीं की जाएगी। अब मिसाल के तौर पे 2 गाड़ियाँ थी, 2 गाड़ियों में 2 ड्राइवर थे, उनको आप निकाल दे, ड्राइवर का काम था गाड़ी चलाना। बाकी 3 बंदे और थे, 2 बंदे और थे, 5, 2 नॉमिनेट हो चुके हैं। 3 हमने इसलिए रखे हैं कि अगर उसमें कोई सहूलतकार हुआ यहाँ का तो उसका नाम आएगा। बाकी जो 2 लोग उनके साथ जो मेहमान आए थे तो उनके नाम नॉमिनेट होंगे। अब जैसे कि मेरी गाड़ी मेरे नाम पे रजिस्टर्ड है, लेकिन अगर आप उसको लेकर जा रहे हैं
और किसी वारदात में मुलविस हो जाती है तो रजिस्ट्रेशन में जब मेरा नाम आएगा तो क्या पुलिस मुझे छोड़ देगी? डेफिनेटली नहीं छोड़ेगी। लोग कहते हैं वाइल्ड लाइफ वाले लेट से पहुंचते हैं, तो आपको कोई मुश्किलात हैं? सर देखें, ये तो वैसे तो ये भी कहा जाता है कि पुलिस भी हमेशा देर से आती है। आपने अगर फिल्में देखी होंगी तो वो कहेंगे पुलिस हमेशा काम खत्म होने के बाद आती है। तो ऑलमोस्ट थरपारकर एक वास्ट एरिया, यहाँ मोबिलिटी का इशू है, नेटवर्क का इशू है। अब आप जिस गांव में जा रहे हैं उस बंदे से जब तक आपकी बात नहीं होती है तो आप वहाँ गांव में जाके किससे बात करेंगे? सबसे पहले होता है कांटेक्ट। जब कांटेक्ट हो गया तो डेस्टिनेशन पे पहुंचने का कोई इशू नहीं है। जब आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, आपने अपनी सर्वे की, आपने वहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशंस की, वो आप अपने ऑफिस में आके उसको फाइनलाइज करके और उनको जो ना सजा दिलवा सकते हैं। तो ये थोड़े से इशूज़ हैं, लेकिन इंशाल्लाह वो भी बेहतर हो जाएंगे बहुत जल्द। जी, हमारी बात हुई वाइल्ड लाइफ के असिस्टेंट कंजर्वेटर इशफाक मेमन से। वो पुरुम्मीद हैं कि नगर पार्कर की जो सरहदी पट्टी है जिस पे ख़ास तौर पर सर्दियों की सीज़न में इस तरह के जो वाक़यात पेश आते हैं उनको फोकस किया जाएगा। नगर पार्कर के इलाके को जो सेंचुरी जोन एरिया भी है और वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ की पोस्ट है, चेक पोस्ट है, उसको भी मुकम्मल तौर पर फ़ाल बनाया जाएगा ताकि न सिर्फ नायाब नस्ल के हिरन बल्कि दीगर जो जंगली हयात है जो कि आम तौर पर नहीं पाई जाती है और लोग उससे वाकिफ़ नहीं हैं, उनको मुख्तलिफ़ इदारों के साथ मिलकर और गवर्नमेंट के जो सिस्टम है उससे मिलकर उनको महफूज बनाया जाएगा ताकि सहराए थरपारकर का जो हुस्न है और यहाँ की जो जंगली हयात है उसके मस्कन महफूज रहें और उनको तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जुर्म और सजा के लिए सखर से मैं हूँ यासिर फारूकी। सखर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियां रोकने के लिए महकमा एक्साइज, डिस्ट्रिक्ट और ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू किया गया है, जिनकी जानिब से शहर की मुख्तलिफ शाहराहों और चौराहों पर नाके कायम करके चेकिंग का अमल जारी है। अफसरान से बात करके जानते हैं कि किन किन खिलाफ वर्जियों पर जुर्माने आयद किए जा रहे हैं और किन खिलाफ वर्जियों पे तंबी करके ड्राइवर्स को छोड़ा जा रहा है। एक्साइज इंस्पेक्टर इश्तियाक शाह से जानते हैं, ये बताएगा कौन सी खिलाफ वर्जियां हैं जिन पे आप एक्शन ले रहे हैं? सर इसमें ये है कि जो अप्लाइड गाड़ियां हैं उसके खिलाफ और अपना जो टैक्स अदा नहीं कर रही हैं गाड़ियां उनके खिलाफ है, और जो अपनी नंबर प्लेट जो है वो पुरानी चल रही है, अभी अजरक वाली आ गई है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई है। और एसपी साहब के तावन से सिंध पुलिस और ट्रैफिक पुलिस भी हमारे साथ है, जिसमें हम काले शीशे गाड़ियों के और लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस, वो भी उसको भी चेक कर रहे हैं। जो पुरानी गाड़ियां हैं और पुरानी मोटरसाइकिलें हैं उनके मालकान को अभी तक ये नहीं पता है कि नई नंबर प्लेट किस तरह ली जाए। वो तो ये कह रहे हैं कि नई समझते वो ये हैं कि जो नई गाड़ियां आई हैं, नई मोटरसाइकिलें आई हैं, उनमें अजरक वाली नंबर प्लेट आई है। तो क्या पुराने जो मालकान हैं उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा? उन्हें अप्लाई करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस है उसका? सर उसमें ये होगा कि वो बुक वगैरह लेके आएंगे, अपना किताब वगैरह जो भी है उनके पास या फाइल वगैरह है वो लेके आए और शनाख्ती कार्ड की कापी देंगे, तो हम उस पर उनको नंबर प्लेट की रसीद काट के देंगे। उसमें जो चार्जेस है गवर्नमेंट के वो अदा करेगा पीएसआईडी में। अभी पीएसआईडी का सिस्टम हो गया, वो खुद भी अप्लाई कर सकता है। इस वक्त जो ओरिजिनल नंबर प्लेट इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं वो मोटरसाइकिल मालकान हो या गाड़ी मालकान, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई कर रहे हैं? उनके खिलाफ ये है कि ट्रैफिक पुलिस हमारे साथ है और जो जो इस चीज में वो नहीं है तो हम उन्हें चालान इशू कर रहे हैं। और जिन्होंने एक्साइज का टैक्स नहीं भरा हुआ है उनके खिलाफ? उसको ये है कि वो गाड़ी हम अपने ऑफिस में ले जाते हैं, जब्त कर लेते हैं। हाँ, फिलहाल उसको रोकते हैं, जब तक वो टैक्स अदा नहीं करता है तब तक हमें वो वापस नहीं करते हैं। अच्छा, और जो ब्लैक शीशे प्रिंटेड मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं गाड़ियों में, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ ये है कि हम वो उतार रहे हैं इधर ही, और ट्रैफिक पुलिस वालों को ये हिदायत है कि उनको चालान इशू करें। ट्रैफिक कवानीन के खिलाफ वर्जी करने वाले ड्राइवर से जानते हैं कि उनको आगाही नहीं होती है, वजह क्या होती है इस तरह की चीजें करते हैं। आप ये गाड़ी चला रहे हैं, ये बताइएगा कि काले शीशे क्यों रखते हैं? आपको पता नहीं है कि मना है काले शीशे? असल में ये पता है, लेकिन अब मसला ये कि हम जो है ना शिकारपुर आना जाना होता है बहुत ज्यादा, तो अब फैमिली भी ट्रेवल करती है और आपको पता है हालात कितने खराब हैं, तो ये मसला होता है कि किसी को पता ना चले कि कौन बैठा हुआ है कैसे, सिर्फ सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, क्योंकि हालात आपको पता है। अभी इस वक्त आपका क्या चालान किया गया है या तंबी करके आपको छोड़ा जा रहा है? नहीं, चालान कर रहे हैं। कितने का चालान हुआ आपका? वो अभी बताएंगे। आपकी गाड़ी का चालान किस वजह से किया गया है? वो नंबर प्लेट की वजह से हुआ है कि वो नंबर प्लेट जो है ना वो हमने चेंज नहीं करवाती। अच्छा जी।
ओरिजिनल नंबर प्लेट नहीं लगी हुई है, अजरक वाली नहीं लगी। वजह क्या है, क्यों नहीं लगाई आप? दे जानी मैंने पता नहीं चला। अच्छा जी आज ही करेंगे। तो मतलब आपके इल्म में ये बात नहीं आई है कि अब जो अजरक वाली नंबर प्लेट आ गई है वो लगाना जरूरी है, ये इल्म में आपके नहीं था? बिल्कुल जरूरी है, वो हमें ध्यान में नहीं था, अभी आज ही लगवाएंगे। तो कितने का चालान हुआ है आपका? 620 का। आपका बच्चा भी मोटरसाइकिल चला रहा है, क्या वजह है, छोटे बच्चों को क्यों मोटरसाइकिल देते हैं? असल में बात ये है कि हम इसको अपना जानबूझ के नहीं दे रहे हैं कि बच्चे चलाएं और नुकसान वो हमारा ही होगा ना, कानून का तो नहीं होगा। कानून बाला कर रहे, वो तो सही बोल रहा है कि भाई आप बच्चों को ना दें जिससे नुकसान नहीं हो, वो हमारे फेवर में है। मगर क्या करें, मेरी तबीयत अचानक थोड़ी खराब हो गई, तो उसकी वजह से मैंने बच्चे को बोला थोड़ा आगे चल के मैं आपसे लेता हूँ गाड़ी। अच्छा, ये समझते हैं जो बच्चे चलाते हैं हादसा का सबब बनते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, इस पे सख्ती होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए, ये तो अच्छी बात है ना। इस वक्त हम एएसपी सखर सिटी कैप्टन रिटायर्ड सुहैब अमीन के साथ मौजूद हैं, जिनकी क़यादत में ये क्रैक डाउन जारी है। इनसे जानते हैं, ये बताइएगा कि कौन से ड्राइवर्स के खिलाफ आप एक्शन ले रहे हैं और कौन से ऐसे ड्राइवर्स हैं जिनको तंबी करके छोड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, अभी हमने सखर में स्टार्ट किया है कि हम जो भी फैंसी नंबर प्लेट्स यूज कर रहे हैं, टेंटेड ग्लासेस यूज कर रहे हैं, या ऐसी गाड़ियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, या ऐसे ड्राइवर्स जिनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके खिलाफ हमने क्रैकडाउन स्टार्ट किया है। AIG साहब की तरफ से भी बड़ी स्ट्रिक्ट इसके ऊपर इंस्ट्रक्शंस आई हैं। तो हम ऐसी गाड़ियां जिनकी फैंसी नंबर प्लेट है, उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि नंबर प्लेट उतरवा के, और हम उनको बता रहे हैं कि आप जो भी गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड नंबर प्लेट है वो लगवाएं। जैसे ही वो लगा लेते हैं और हम उनको छोड़ देते हैं। साथ साथ आगाही मुहिम भी जारी है। एग्जैक्टली, और जिनके टेंटेड ग्लासेस हैं उनको भी हम उनके ग्लासेस उतारते हैं, और साथ ही हम उनको अवेयरनेस देते हैं कि ये आप ग्लासेस यूज ना करें। और उसका मकसद ये है कि जो ऐसी गाड़ियां जो रजिस्टर्ड नहीं है, टेंटेड ग्लासेस हैं या फैंसी नंबर प्लेट्स हैं, तो ये नंबर प्लेट यूज ही नहीं कर रहे, ये सारी क्राइम के साथ चीजें लिंक करती हैं। क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो भी इसी तरह की गाड़ियां, इसी तरह की व्हीकल्स यूज करते हैं ताकि वो अपनी आइडेंटिटी को छुपा सके और जो भी क्राइम है वो कर सके और उसके बाद उनको कोई ट्रेस ना कर पाए। तो इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश बिटवीन अ गुड सिटीजन एंड जो क्रिमिनल है, उसके डिस्टिंग्विश और उनके दरमियान फर्क के लिए हम ये लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं और हम इसके ऊपर प्रॉपर जो लीगल एक्शन है वो भी ले रहे हैं। आपने बात की कि क्रिमिनल्स ये चीजें, गाड़ियां ऐसी बगैर नंबर प्लेट के वो इस्तेमाल करते हैं गाड़ियां। एक सखर शहर में अहम मसला ये है कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट अब तक नहीं है और क्राइम जिसकी वजह से ज्यादा है, क्रिमिनल्स नहीं पकड़े जाते हैं। एक वजह ये भी है, दूसरी बड़ी वजह ये भी है। तो आप समझते हैं सखर को सेफ सिटी की जरूरत है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। जो क्राइम डिटेक्शन है, डिटेक्शन में सेफ सिटी जिसमें CCTV कैमराज हैं वो मेजर रोल प्ले करते हैं। और इसी कॉन्टेक्स्ट में गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड सिंध पुलिस, इंशाल्लाह विद कोलैबोरेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, दे आर ट्राइंग कि हम इधर सेफ सिटी प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं जिसमें पूरे सिटी में हम CCTV कैमराज लगाएंगे, विच विल हेल्प के वो क्राइम की डिटेक्शन में भी मदद करेगा। साथ ही इंशाल्लाह उसको हम ई चालान की तरफ भी जा रहे हैं ताकि हम ह्यूमन इंटरवेंशन जितनी है उसको कम कर सकें और डिजिटली जो लोग हैं उनको हम चालान भी इशू कर सकें। कितने अरसे में अंदाजन सेफ सिटी प्रोजेक्ट यहाँ पे शुरू हो जाएगा? जी इंशाल्लाह विद इन 2 months टाइम इंशाल्लाह स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें कैमरास वगैरह इंस्टॉल हो जाएंगे। लेकिन एज फार एज ई चालान इज कंसर्न्ड और जिसमें कराची में जिस तरह डिजिटल चालानिंग है उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से गो एड मिल गई है तो इंशाल्लाह वेरी सून ये इधर दिया जाएगा। शहर में एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कम उम्र ड्राइवर्स का, जिनके सबब हादसात रोनुमा होते हैं, जाने जाया होती हैं। तो ऐसे कम उम्र ड्राइवर्स के खिलाफ भी कोई कार्रवाई कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल, हमारी टीम जब क्रैकडाउन करती हैं, हम स्नैप चेक करते हैं, तो जो कम उम्र ड्राइवर्स होते हैं उनको हम रोकते हैं, हम उनको डिस्करेज करते हैं और उनके पेरेंट्स को हम बुलाते हैं। जब हम उनको पकड़ते हैं तो पेरेंट्स को हम रिक्वेस्ट भी करते हैं और उनको हम समझाते भी हैं कि कम उम्र जो ड्राइविंग है ये सिर्फ उनके बच्चे का ही नुकसान नहीं बल्कि दूसरों की भी जान के साथ भी खेलना है। तो इसमें भी हम प्रॉपर अवेयरनेस के लिए काम कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली चीजें बेहतर हो जाएंगी। दिन के बाद हैवी ट्रांसपोर्ट एंटर हो जाती है, इस पे पाबंदी आयद कर रहे हैं कि कोई टाइमिंग हो, रात के वक्त हैवी ट्रांसपोर्ट सखर शहर में आए? जी बिल्कुल, जो मार्केट्स के लोग हैं उनके साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी और उनसे भी मैंने यही बात की थी कि आपकी जो रीफिलिंग वाला सामान आपकी शॉप्स में आता है या डिफरेंट प्लाजों में आता है, उनको ड्यूरिंग डे टाइम, जब ऑफिस टाइम है, बच्चों के स्कूल जाने का टाइम है, उसमें आप उनको ना लाएं। इसको हमने डिस्करेज किया और उनको हमने रिक्वेस्ट की है कि नाइट आवर्स में जब पब्लिक नहीं होती और रोड्स पे इतना हैवी रश नहीं होता तब आप उनको लें और अपने सामान को रिफिल करें। और उसमें भी उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया और इंशाल्लाह वी आर वर्किंग ऑन इट।
जी, सरगोदा में मोबाइल टेलीफोन से शुरू होने वाली मोहब्बत ने खातून को चोर बना दिया। घरेलू मुलाजमा 8 साल से एक घर में मुलाजमत इख्तियार कर रही थी। एक नौजवान के साथ उसके ताल्लुकात मोबाइल के ज़रिए बने तो मज़कूरा नौजवान ने खातून से ये दरख्वास्त की कि जब तक वो अमीर नहीं होती वो उससे शादी नहीं करेगा। इस सारी सूरत हाल को देखते हुए वो खातून जो 8 साल से एक घर में मुलाजमा थी, उसी घर में 90 लाख रुपए मालियत की चोरी कर ली। इस चोरी की मज़ीद क्या वाक़यात पेश आए और अब तक उसकी क्या इंट्रोगेशन हुई, आगे चल के सारी सूरत हाल देखते हैं। जी, हम इस केस में बात कर रहे हैं थाना कैंट सरगोदा की हदूद में पेश आए उस वाक़े की जिसमें घर की मुलाजमा ही घर का सफाया कर गई। तकरीबन 90 लाख रुपए से ज़ायद मालियत के तलाई ज़ेवरात और दीगर अशिया चोरी करके ले गई। पुलिस ने मुलज़म को तो गिरफ़्तार कर लिया, ताहम मुकदमा के मुद्दई जो हैं इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे पूछेंगे कि खातून कितने अरसे से आपके घर मुलाजमा थी और उनको क्या इस पर कभी शक नहीं हुआ कि घर में इतनी बड़ी चोरी की वारदात भी कर सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जी हाजी मोहम्मद नसीम है। मैं मुदई मोहसिन नसीम के वालिद हूँ। मेरा बेटा कंट्रक्टरशिप भी करता है और अपना ज़मींदारी का भी काम है। हम ना दिसंबर की 7 और 8 तारीख को बस सिलसिला शादी अपने गाँव की तरफ गए हुए थे। जब भी वापस आए ना तो ताले वाले कमरों के और अलमारियों के टूटे हुए थे। ज़ाहिर है फिर घर वालों ने सामान अपना चेक किया तो उसमें से ना ये 18.5 तोले तलाई जेवर और बाकी कुछ आर्टिफिशियल गायब था। तो थोड़ी हम तलाश वलाश करते रहे, जब नहीं पता चला तो फिर हमने थाना कैंट में ना रिपोर्ट की ना, तो वहाँ जब भी फिर अफसराने वाला जनाब RPO साहब, जनाब DPO साहब और जनाब ASP सर्कल सिटी सरगोदा, उन्होंने अहकामात जारी किए और थाना कैंट के जो SHO हैं असद पुहाना साहब, उन्होंने तो बहुत ही मेहनत करके दिन रात एक करके जिस मुलज़म पे शक था उन्होंने सबको पकड़ा। मेरा हमें ज़्यादा शक था वो जो इनकी अम्मी की केयर करने के लिए जो नौकरानी थी ना हमारे घर में, उस तक जब वो पहुँचे उसकी गिरफ़्तारी वो अमल में लाए। उन्होंने ना कोई तकरीबन 32-34 घंटे में ना वो उनसे बरामदगी कर ली। हमारा जितना सामान हुआ था वही हमने रिपोर्ट किया था और वही हमारा एग्जैक्टली मिला। एक रत्ती माशा भी कम बेश नहीं है। तो इससे तो मैं पुलिस पे ना बहुत हम लोग मुतमिन हैं और खुश हैं और ये इन्होंने ना हमारा बहुत बड़ा नुकसान था बचा लिया। अच्छा, इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस मुकदमे की मुलज़मा सोमिया रानी के पास। मैं उससे पूछूंगा कि वारदात कैसे की, उसके पीछे बैकग्राउंड क्या था। अच्छा, क्या नाम है आपका? सोमिया रानी। अच्छा, क्यों आपने वारदात की? बस किसी ने नहीं इजाज़त दी, मैंने खुद ही कर ली। अच्छा, तो किससे आप शादी करना चाहती थी? क्या बैकग्राउंड था इसका? अबू बकर। अबू बकर से करना चाहती थी? जी। तो वारदात के बाद कहाँ ज़िंदगी गुजारनी थी इतने पैसे ले जाके? उसी के पास। इस मुकदमे को ट्रेस कैसे किया गया? इस वक्त हम में मौजूद हैं ASP सिटी वकार खान साहब के ऑफिस में। हम उन्हीं से बात करेंगे कि पुलिस ने चंद दिनों में इतनी बड़ी वारदात कैसे ट्रेस कर ली। ASP साहब, मैं आपसे पूछना ही चाहूँगा कि बहुत बड़ी वारदात हुई आपके थाने की हदूद में कैंट में, तो कैसे ट्रेस हुई सभी? ये बिल्कुल एक वारदात ये रिपोर्ट हुई थी 15 पर। तो जो ही हमने इस वक़्वे का पता चला तो टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड किया। तो वहाँ वारदात की जगह पर पता चला जाए जो क्राइम सीन था कि वहाँ जो है नकब ज़नी की वारदात हुई, ताले वगैरह टूटे थे और वहाँ से तकरीबन 9 मिलियन के मालियती ज़ेवरात जो थे वो मिसिंग थे। हमने काफ़ी इसमें सस्पेक्ट जो थे वो उनकी इंटरोगेशन की। आखिर में हमें क्लू मिला कि इसमें एक उनकी अपनी घरेलू मुलाजमा थी जो कि मुलव्विस थी। तो जब हमने उसको इंटरोगेट किया, उन्होंने फिर थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस के बाद फर्दर उसने बताया
कि इस तरह मैंने ये ज़ेवरात लालच में आकर ये इसकी चोरी की थी, और ये मैंने अपने मामू के घर पर एक जो है डिच खोद कर वहाँ पर उसको दफनाया था। तो उसकी प्लांटेशन पर वो ज़ेवरात भी बरामद हुई, और फर्दर उससे हमने जब इंटारोगेट किया कि इसके बिहाइंड दिस के क्या मकसद था कि उसने वो क्यों मजबूर हुई, तो उसने कहा कि इस तरह जो है मेरा एक कज़न है, उसके साथ मैंने शादी करनी, और उसने ये शर्त रखी थी कि जो है आपके पास कुछ पैसे हो या इस तरह आप रिच हो तभी मैं शादी करूँगा, वरना नहीं। तो वो इस लालच में आकर बह गई थी, हो गई थी। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसको इंटारोगेट करने के दौरान काफ़ी ये जो है चीज़ें रिवील हुई, और ये 8 साल से मुलाजमा थी, लेकिन इसने ये वारदात की थी। तो वो अरेस्ट भी हो गए, और जो स्टोलन का माल सर सारा बरामद हो गया जी, सारा 100% वो बरामदगी हो गई, और वो उसको जो कंप्लेनेंट है उनको ज़ाब्ते कानून के मुताबिक हवाले भी किया जाएगा, सुपुर्दारी की जाएगी। जी, आपने ASP सिटी वकार खान साहब की बात सुनी। उनका कहना है कि महज चंद दिनों में ना सिर्फ इतनी बड़ी ये वारदात ट्रेस की गई, बल्कि जितना 100% मसरूका माल था वो कानूनी ज़ाब्ता मुकम्मल करने के बाद उसके असल मालकान के हवाले भी कर दिया जाएगा। अंधी मोहब्बत में मुब्तला खातून ने महबूब को पाने के लिए चोरी की बड़ी वारदात कर डाली, और अब गिरफ्तारी के बाद सलाखों के पीछे है। ये उन लोगों के लिए भी पैगाम है जो घरों में मुलाजमतें रखते हैं लेकिन तस्दीक नहीं करते। ज़रूरी है कि घरेलू मुलाजमत रखने के लिए उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन की जाए। मशहूर पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर रजब भट्ट और नदीम नानेवाला तो पाकिस्तान चले गए हैं, और वो वहाँ पर जो NCCI की इंक्वायरी है वो उससे कोऑपरेट कर रहे हैं। उनके एक तीसरे कलीग थे ज़रक नज़ीर, वो भी अब पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वो नदीम नानेवाला के साथ उनका नाम आया था कि वो जो बैटिंग और गैम्बलिंग ऐप है उसको प्रमोट करने के हवाले से उनका नाम आया था। वो भी अब पाकिस्तान जा चुके हैं, और जाने से कबल उन्होंने जियो न्यूज़ को एक इंटरव्यू में बताया कि वो उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो इंक्वायरी से कोऑपरेट इसलिए करेंगे चूँकि इससे पहले उनको डर ये था कि जिस तरह से जो मशहूर यूट्यूबर हैं डकी भाई, जो उनके साथ किया गया, उनको ये खौफ था कि उनके साथ शायद वहाँ पर जो कस्टडी में ज़्यादती ना हो। लेकिन जो बहुत सारे सवालात हैं रजब भट्ट और नदीम नानेवाला की बरतानिया में मौजूदगी के हवाले से, और ये कि एक्चुअली उनके साथ हुआ क्या था, ये ख़बर सबसे पहले जियो न्यूज़ ने ब्रेक की थी कि रजब भट्ट का जो बरतानवी वीज़ा है वो कैंसिल किया गया था। ये हमने सबसे पहले रिवील किया गया था कि उनको बरतानिया की इंटेलिजेंस ने नदीम नानेवाला के घर से रजब भट्ट और नदीम नानेवाला को गिरफ़्तार किया। लेकिन ये आखिर हुआ क्यों? बहुत सारे लोगों ने यह दावा भी किया है कि पाकिस्तानी हुकूमत के कहने पर बरतानिया ने ये एक्शन लिया, लेकिन जो बरतानवी जो यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं उन्होंने जियो न्यूज़ को तस्दीक की है कि इस दावे में कोई सदाकत नहीं है। हुआ ये कि जो पाकिस्तान से आने के बाद रजब भट्ट नदीम नानेवाला का जो साउथ लंदन का घर है वो वहाँ पर ठहरे हुए थे, और वहाँ पर उनके आने के बाद वहाँ पर एक बाकायदा एक मेला लग गया। वहाँ पर जो रजब भट्ट और नदीम के जो फैंस थे उन्होंने रेगुलरली वहाँ पर आना शुरू किया, और सबसे पहले जो नेबर्स थे उन्होंने कंप्लेंट्स लगाना शुरू कर दी कि वहाँ पर अब दिन और रात की तमीज़ ख़त्म हो गई, और वहाँ पर जो गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पर आकर जो उनके फैंस हैं वो आकर बाहर तस्वीरें बनवाते हैं, और ये कि एक जो पीसफुल स्ट्रीट थी उसका जो अमन था वो उन्होंने लोगों ने कंप्लेंट की कि वो डिस्टर्ब हुआ है। ये वाक़यात पहले थे, लेकिन इसके ऊपर पुलिस किसी के आने पर तो पाबंदी नहीं लगा सकती। लेकिन फिर हुआ ये कि टिकटॉक और जो गिफ्टिंग के दौरान होने वाली जो लड़ाइयाँ हैं, जो राइवलरीज़ हैं, वो हकीकी लाइफ में तब्दील हुई। रजब भट्ट की बाज़ लोगों के साथ और मुख्तलिफ मर्द और ख़वातीन थे उनके साथ बाज़ इशूज़ के ऊपर उनके ऊपर आर्गूमेंट्स हुए, जिसके बाद यहाँ पर एक बिज़नेसमैन है जिनके नाम तो हम उनका नहीं बता सकते, लेकिन उनकी और रजब भट्ट की किसी मामले पर उनका तनाज़ा बना, और उसके कुछ अरसे के बाद नदीम नानेवाला के घर पर जो हमारे पास जो CCTV कैमरा मौजूद है और जो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर बाज़ एक शख्स आया जिसके आने का वहाँ पर उसने आकर वहाँ रजब भट्ट का पूछा, और बाकायदा तौर पर उसने इस बात की भी तस्दीक की कि उसको किसी ने हायर किया, और हायर करके उसको रजब भट्ट का फ़ोटो दिखाया गया और कहा गया था कि रजब भट्ट को नुकसान पहुँचाया जाए। ये एक सीरियस कंसर्न था जिसको उस वक्त जो नदीम नानेवाला ने पुलिस को रिपोर्ट किया। उसके बाद मुख्तलिफ दीगर इस तरह के वाक़यात हुए कि जिसमें जो एक ऐसी स्टेज आई कि लाइव रोज़ाना लड़ाइयाँ शुरू हो रही थी, और ये लग रहा था कि शायद किसी का नुकसान हो। उसके साथ साथ रजब भट्ट के हवाले से और
नदीम नानेवाला के जो मुख्तलिफ, चाहे उनके फ़ैन्स कह लें या हेटर्स कह लें, उन्होंने मुख्तलिफ कंप्लेंट्स लगाना शुरू कर दी जो पुलिस को और इंटेलिजेंस को। जो बहुत सारी जो अक्सर जो कंप्लेंट्स थी वो राइवलरी या दुश्मनी में लगाई गई, लेकिन हुआ ये कि जो बरतानिया का जो सिक्योरिटी का सिस्टम है वो ट्रिगर हुआ, वो एक्शन में आया और उन्होंने इन कंप्लेंट्स के ऊपर, हमारे पास एक जो कंप्लेंट्स जो रिटन में दी गई उसकी भी वो कॉपीज़ मौजूद है जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद उनके ऊपर पुलिस ने जो नदीम नानेवाला से पूछगिछ के लिए उनके घर आए, उनको और रजब भट्ट को उन्होंने जो इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हुई उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया और तकरीबन 1.5 दिन तक अपने पास रखा, तकरीबन 2 दिन तक उनसे मुख्तलिफ सवालात किए। और उस पूरे प्रोसेस के दौरान उन्होंने जब आइडेंटिटी चेक्स की तो उनको ये पता चला, इस पूरे प्रोसेस के दौरान जब पुलिस ने आइडेंटिटी चेक्स की तो उन्हें पता चला कि नदीम नानेवाला के पास तो जो ब्रिटिश नेशनलिटी है, लेकिन रजब भट्ट विज़िट वीज़ा पर है। फर्दर जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें पता चला कि उनका जो वीज़ा, जो उनका जो डिक्लेरेशन फॉर्म था उसके ऊपर उन्होंने एक जो स्टेटमेंट थी अपने ऊपर लाइव पाकिस्तान के केसेस की, उसके बारे में उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया था, जिसको ऑफेंस समझते हुए और जिसको इलीगल जो समझा जाता है, उनका वीज़ा कैंसिल किया गया और उनको फिर हुक्म दिया गया कि वो बरतानिया को छोड़ दें। इस तरह रजब भट्ट पाकिस्तान वापस पहुँचे, वो वहाँ पर हुकाम के साथ तावन कर रहे हैं। उनके जो दोस्त और एकम्प्लिस हैं ज़रक नज़ीर, वो भी अब पाकिस्तान हैं और वहाँ पर वो भी ब्रिटिश नेशनल हैं। और ये सारे जो लोग हैं अब जो वहाँ पर जो कार्रवाई जारी है उससे वो कोऑपरेट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में इस हवाले से देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन रजब भट्ट के यहाँ पर जो वकील हैं उनका ये कहना है कि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया है और वो ये समझते हैं कि रजब भट्ट के हवाले से जो पाकिस्तान की तरफ से कंप्लेंट्स लगाई गई, जो ऑनलाइन कंप्लेंट्स हुई और मुख्तलिफ जो उनके हेटर्स हैं, जो उनसे जेलस लोग हैं, उन्होंने जो कंप्लेंट्स लगाई थी वो अनफेयर थी, अनजस्टिफाइड थी और ये कि उसकी बुनियाद पर उनका वीज़ा, विजिटर वीज़ा जो है वो कैंसिल नहीं होना चाहिए था।